तैयारी स्टार्ट। पिछले सप्ताह यूरोपियन संसद ने एक बहस आयोजित की। स्टॉप। यह पूरे महाद्वीप को परेशान कर देने वाले जलवायु संकट पर नहीं थी, न ही यह बढ़ते इस्लामोफोबिया पर थी, न ही यूक्रेन में युद्ध या जीवन यापन की बढ़ती लागत पर। स्टॉप। बहस मणिपुर के लिए आयोजित की गई थी। स्टॉप। अव्वल तो यह बहुत उलझन में डालने वाला था, क्योंकि मणिपुर में हो रही हिंसा से यूरोप का कोई संबंध नहीं है। स्टॉप। भारत कहता है यह उसका अंदरूनी मामला है। स्टॉप। इसके बावजूद यूरोपियनों को जाने क्या सूझी जो वो यह मान बैठे कि मणिपुर संकट को उनकी तवज्जो की दरकार है। स्टॉप। पैरा। लगभग 6 सदस्यीय समूहों ने इस बहस और प्रस्ताव का आयोजन किया था। स्टॉप। यह कार्यक्रम कुल जमा 20 मिनटों में निपट गया। स्टॉप। महज इतने ही समय में उन्होंने दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समझ लिया। जाहिर है वो लोग इस मामले की जटिलताओं में समझने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि उनका फोकस भारत को अपमानित और बदनाम करने पर था। स्टॉप। उनके भाषणों की 3 मुख्य थीम थी। 1. मणिपुर को बड़ी समस्या का लक्षण बताते हुए भारतीय लोकतंत्र को पतनशील करार देना। 2. इसे ईसाइयों के विरुद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध के रूप में चित्रित करना। और 3. भारत और उसके प्रधानमंत्री की छवि पर दाग लगाना। स्टॉप। उनके प्रहार प्रत्यक्ष, प्रायोजित और निजी थे। स्टॉप। पैरा। भारत ने इस तथाकथित डिबेट को खारिज कर दिया, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका उल्टा भी होगा? स्टॉप। यानी भारत की संसद फ्रांस के दंगों या डच सरकार के पतन पर बहस करेगी। स्टॉप। वैसे वह बहुत ही बेढंगी बात होगी, लेकिन तब बहस के लिए विषयों की कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि यूरोप का खुद का मानवाधिकार रिकॉर्ड कोई बहुत उजला नहीं है। स्टॉप। पैरा। इस सप्ताह का ही हाल देख लें। स्टॉप। उन्होंने प्रवासियों को दूर रखने के लिए बाउंसर्स की नियुक्ति की। स्टॉप। इक्के दुक्के लोगों की नहीं, बल्कि एक पूरे देश की। स्टॉप। उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया वो मुल्क है जहां यूरोप जाने वाले प्रवासी एकत्र होते हैं। अगर आप ट्यूनीशिया से नाव पकड़कर इटली जाएं तो यह केवल 600 किलोमीटर का फासला होगा। स्टॉप। यही कारण है कि उस पार जाने के लिए अफ्रीकी यहाँ एकजुट होते हैं। स्टॉप। यूरोप इस पर रोक लगाना चाहता है। स्टॉप। इसलिए उसने ट्यूनीशिया से एक डील साइन की है। यूरोपियन यूनियन इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह रहा है, लेकिन वास्तव में यह किसी बाउंसर को नौकरी पर रखने की तरह है। स्टॉप। ट्यूनीशिया प्रवासियों के प्रवेश को रोकेगा, बदले में यूरोप उसकी मदद के लिए $1 अरब देगा। स्टॉप। दूसरे शब्दों में यूरोप प्रवासियों को अपने से दूर रखने के लिए ट्यूनीशिया को पैसे दे रहा है। स्टॉप। यूरोप खुद प्रवासियों को घेर कर उन्हें वापस भेजने के काम में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, क्योंकि तब वह मानवाधिकारों का उल्लंघन कहलाएगा। स्टॉप। इसलिए उन्होंने अपने इस काम को आउटसोर्स कर दिया है। स्टॉप। पैरा। अपने बचाव में यूरोप कह सकता है कि वह प्रवासियों को अपने से दूर नहीं कर रहा है, बल्कि वह उन लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है जिनकी तस्करी या ट्रैफिकिंग की जाती है।
लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। दरअसल मुख्य समस्या नस्ल से जुड़ी है, क्योंकि यूक्रेन से आने वाले गोरे शरणार्थियों को स्वीकार करने में यूरोप को कोई समस्या नहीं थी। लगभग 80 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों को आज यूरोपियन यूनियन में पंजीकृत किया जा चुका है। इतने सारे लोग महज 500 दिनों में यूरोप चले आए थे। जबकि इटली से मिली रिपोर्टों के मुताबिक अफ्रीका से विगत 6 महीने में 75,000 शरणार्थी ही आए हैं। ठीक है, यूरोप को इन लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का पूरा हक है, क्योंकि वे आखिरकार अवैध प्रवासी हैं। समस्या है इस काम की आउटसोर्सिंग करना। यह यूरोप के पाखंड को उजागर करता है। एक तरफ वे गोरों के प्रवेश का स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ अश्वेतों को रोकने के लिए पैसे चुकाते हैं और इस कार्य के लिए एक तानाशाही नेता का सशक्तिकरण करते हैं, क्योंकि ट्यूनीशिया केवल कागज पर ही एक लोकतांत्रिक देश है। उसके राष्ट्रपति ने अपने आलोचकों को जेल भेज दिया है और संसद की शक्तियों को बाधित कर दिया है। 2 साल पहले यूरोपियन यूनियन ने इन्हीं ट्यूनीशियाई नेता पर अपने देशवासियों की स्वतंत्रता को बाधित करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्हें उनकी ज़रूरत महसूस होने लगी है। कल्पना करें, अगर किसी एशियाई या लातिन अमेरिकी देश ने ऐसा किया होता तो।